Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School in online classes. Today I will teach you about the forms of diversity. The next chapter of the human diversity. The next part of the human diversity. यानी कि मैं आज आप लोग को फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी के कौन कौन से रूप हैं, किस किस रूप में हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी यानी विविधता पाई जाती है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को डाइवर्सिटी के बारे में बताई थी, जो सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी and why is diversity important and diversity in India, factors responsible for diversity in India, ये सभी टॉपिक मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में बताऊँगी कि इंडिया में किस किस रूप में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता उपलब्ध है। जो विविधता है वो सिर्फ रंग रूप और शरीर के आकार पर ही नहीं, आकार के अनुसार ही नहीं होता है। विविधता हमारे देश में और भी बहुत तरह के स्थित हैं, मौजूद हैं, जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स विविधता के प्रकार, विविधता के रूप, यानी किस किस रूप में डाइवर्सिटी विविधता उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि प्रादेशिक विविधता। प्रादेशिक विविधता मीन्स अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले विविधता, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र में विविधता उपस्थित है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ इंडियाज डाइवर्स टोपोग्राफी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड अक्रॉस द कंट्री। यहाँ कह रहा है कि बिकॉज ऑफ India's diverse topography. Topography means स्थलाकृति। स्थलाकृति मीन्स स्थल की आकृति, यानी कि भूमि की अलग अलग प्रकार। अलग अलग आकृति मीन्स प्रकार मीन्स कहीं आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेन्स हैं, मैदान है समतल, तो कहीं डिज़र्ट यानी मरुस्थल है, तो कहीं प्लेटू हैं, कहीं कोस्टल एरिया हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का स्थल यानी भूमि पाए जाते हैं। तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के क्लाइमेट यानी कि जलवायु पाए जाते हैं। और साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि पीपल ऑफ ईच रीजन देयरफॉर हैव देयर ऑन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, cuisine, festivals, a style of dressing, customs and a style of building houses। क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, वो अलग अलग प्रकार की है, जिसके कारण यहाँ क्लाइमेट भी अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आप सुने होंगे या मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ जो क्लाइमेट है वहाँ ठंडा पाया जाता है, क्लाइमेट होता है। जैसे अभी समर सीजन में भी वहाँ हमें जितना गर्मी महसूस हो रहा है उतना गर्मी वहाँ नहीं महसूस हो रहा होगा। जो माउंटेन एरिया हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पर जो जैसे नैनीताल, दार्जिलिंग,
या ऊटी, बहुत सारे जो हिल स्टेशन हैं वहाँ पर अभी मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट पाया जा रहा होगा। हमें जैसा गर्मी महसूस हो रहा है वैसा वहाँ गर्मी नहीं महसूस हो रहा होगा। या डिजर्ट एरिया में आप लोगों को मैं बताई हूँ कि वहाँ पर दिन में बहुत गर्मी, रात में ठंडा पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्थलाकृति है वहाँ अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप का। और वैसे ही वहाँ की वनस्पति भी अलग अलग होती हैं। हम जो फसल उगाते हैं वो भी अलग अलग स्थलाकृति पर अलग अलग ही फसल उगती हैं। और उसी के अनुसार क्या करते हैं, हम जहाँ पर जो फसल उगता है वही भोजन के रूप में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे खाने के जो व्यंजन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हम फेस्टिवल भी अलग अलग मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में आप सुने होंगे कि पंजाब में कोई दूसरा त्यौहार मनाया जाता है तो हमारे बिहार में कोई दूसरा त्यौहार मनाया जाता है। और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग कस्टम्स, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, हमारे कपड़े पहनने के जो तरीके हैं वो भी अलग होते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जो हमारे रीति रिवाज है, परंपरा है, वो भी अलग अलग होता है। और हमारे घर बनाने के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो मरुस्थल एरिया है वहाँ की लोग जो घर बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि जो बाहर का गर्मी है वो अंदर ना आए। ठीक है, तो वे लोग दीवारों को मोटा मोटा बनाते हैं कि बाहर का दीवार जो हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो तो बाहर की दीवार जो है पूरा गर्म ना हो और बाहर का गर्मी अंदर रूम के अंदर ना आए। खिड़की वे लोग छोटे छोटे छोड़ते हैं और इस तरह से मतलब अपने वहाँ के वातावरण के अनुसार वो बनाते हैं बिल्डिंग। हम जैसे या जो बर्फीला इलाका होता है वहाँ के लोग बर्फ़ को फिसल कर गिर जाने के लिए ढलुआ नुमा छत बनाते हैं। लेकिन हम जो है क्या, फ्लैट छत बनाते हैं। हमारा जो रूफ होता है, छत होता है, वो फ्लैट यानी समतल होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो रीजन होता है वहाँ पर बनाए जाने वाले बिल्डिंग हाउस भी अलग होता है। तो ये जो हमारे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, ये हमारे शरीर के रंग, रूप, बनावट, ढांचा पर के अनुसार होता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है विविधता का कारण। विविधता का कारण ये भी है कि हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं। अलग अलग हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो स्थल की भूमि की आकृति है वो भी स्थित है और अलग अलग क्लाइमेट है। अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जंगल के में जो जंगल उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, उनमें पेड़ जो होते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, उगते हैं। तो ये सभी विविधता है, यानी कि हम सबके अंदर सब में अलग अलग मतलब हम सबको एक दूसरे से अलग दिखाता है ये सभी चीज़ें हमें। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स भाषाई विविधता। भाषाई विविधता मीन्स भाषा के आधार पर भी विविधता। हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं भाषा के आधार पर भी। आप लोग सुने होंगे कि अभी हमारे बिहार में भी हम गया के तरफ जाते हैं तो हमें कुछ अलग तरह के भाषा सुनने को मिलता है। यदि पटना के तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कुछ अलग तरह के जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो रियल निवासी, वे लोग कुछ हटके बोलते हैं। तो और हम इधर बिहार में रोहतास में बक्सर में हैं जो हम लोग कुछ अलग तरह के बोलते हैं। तो हमारी जो क्षेत्रीय जो भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा भी अलग अलग है। तो भाषा के आधार पर भी हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारी जो बोली है, जो क्षेत्रीय बोली है, इसके आधार पर भी हम अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारी विविधता है नहीं कि हम सब एक दूसरे से अलग विविध हो जाते हैं। There are 22 officially recognized languages in India, such as Hindi, Marathi, Malayalam, Bengali, and उड़िया। उड़िया होता है जिसे, तो हमारे इंडिया में कह रहा है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। ऑफिशियली यानी कि सरकारी तौर पर, सरकार रूप के
अनुसार जो ऑफिशियली लैंग्वेज जो है, ऑफिस में जो काम किया जाता है जिस भाषा में, वो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं जिसके थ्रू ऑफिशियल, जिसे सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, उसमें से हिंदी है, मराठी है, मलयालम है, बंगाली है, उड़िया है, और भी बहुत और भी भाषा है जो सभी मिल करके 22 है। Besides this, there are almost 200 other languages and hundreds of dialects। कह कि बिसाइड दिस, इसके साथ साथ ये सभी जो हिंदी, मलयालम, मराठी, बंगाली, उड़िया है, इसके साथ यहाँ और भी लगभग 200 अन्य भाषाएं हैं। जो 22 भाषाएं जो सरकारी की ऑफिशियली मान्यताएं मिली हैं, उसके सिवाय भी और भी 200 भाषाएं हैं, और साथ साथ सैकड़ों जो हैं अन्य क्या है, डायलेक्ट यानी कि बोलियां हैं। जैसे हम अभी मैं बताई कि हमारे बिहार में भी यहीं कई तरह की बोली बोली जाती है। जैसे हम गया के तरफ जाते हैं या हम तो अलग तरह के बोली हमें सोनपार उधर जाने पर उधर दूसरा भाषा हमें सुनने को मिलता है। और हम लोग इधर बक्सर रोहतास में कुछ अलग तरह के भाषा बोलते हैं। तो ये जो है, ये अलग अलग क्षेत्रीय बोली हैं जिसे जो हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। हम विविध मतलब कि अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। एक बिहारी होकर भी हमारा भाषा एक दूसरे से हमें अलग कर देता है। नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता यानी कि हम धर्म के आधार पर भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत सारे हैं जो अलग सभी इंडिया में ही रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, और लेकिन हम सभी अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो धर्म के आधार पर हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। करें पीपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स, पीपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स सच एज हिंदूज, मुस्लिम्स, Christians, Sikhs, Buddhist, Jains and Zoroastrians। Zoroastrians मीन्स होता है जो हम जिसे अलग तरह के जो हमारे पुराने जो परंपरा हैं धर्मानुयायी, जैसे कि जरदुश्त जो होते हैं, जैसे जो पुराने धर्म के अनुसार हम चलते आते हैं। हमारे जैसे जो पूर्वज जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म को वैसे ही हम मानते चले आते हैं। तो वही कह रहा है कि पीपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स, जो सभी लोग जो मुख्य धर्मों को मानते हैं वो क्या है, कौन कौन सा धर्म है, तो हिंदू हैं, हिंदू जो है धर्म के लोग हैं, और मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, सिख होते हैं, जो फिर बुद्धिस्ट हैं, और जैन्स हैं, या और भी जो धर्म के अनुसार चलने वाले कई सारे लोग हैं। लिव इन इंडिया यानी कि सभी लोग कहाँ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सभी लोग रहते हैं हमारे देश में। दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी इज सेफगार्डेड बाय द constitutions of India. This religion diversity is safeguarded. Safeguarded means सुरक्षा प्रदान किया गया है by the Constitution of India, which declared India to be a secular country। जो इंडिया है, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में
सभी धर्मों को सुरक्षा दिया गया है, यानी कि सभी धर्मों को एक समान माना गया है। सभी धर्मों को, किसी के धर्म को ज़्यादा महान, ज़्यादा अच्छा और किसी के धर्म को ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई धर्म अच्छा है या कोई धर्म बुरा है। सभी धर्म को समान मान्यता दी गई है। और इस प्रकार से विच डिक्लेयर, जो कि डिक्लेयर मीन्स घोषणा कर, इंडिया टू बी अ सेकुलर कंट्री। और यही जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई है, ये इंडिया के को, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। सेकुलर यानी कि इसे किसी एक धर्म को नहीं मानता है, इंडिया को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, क्योंकि यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ India does not promote any one religion but treats all of them. इसका मतलब ये है, संविधान में सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार है, हमारा भारत सरकार है, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, बट ट्रीट्स ऑल ऑफ देम, और लेकिन सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है, यानी कि सभी को एक समान का वैल्यू मान्यता दिया गया है। जिसको जो धर्म मानना है वो उस धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी के ऊपर किसी एक धर्म को मानने के लिए पाबंदी किसी प्रकार का नहीं है। तो इसलिए हमारे देश में कई तरह के धर्म माने जाते हैं और हमारे देश के रहने वाले लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, और इस प्रकार से धर्म के आधार पर भी हमारे देश में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से विविध, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी धर्म के आधार पर भी हमारे देश में मौजूद है। नेक्स्ट है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी यानी कि सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता मीन्स सामाजिक विविधता में समाज में भी बहुत सारी विविधताएं हैं जो हमारे देश में मौजूद हैं। वो क्या क्या है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट्स एंड सब कास्ट्स हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कह रहे कि हमारे देश में कास्ट, जाति और सब कास्ट यानी कि उपजातियाँ, जातियाँ और उपजातियाँ हजारों सालों से हमारे देश में मौजूद हैं। जैसे हम लोग बहुत पहले से हमारे देश में बहुत तरह की जातियाँ और उपजातियाँ भी हैं, जैसे कि बहुत सारी हम लोग कहते हैं कि ये कुशवाहा हैं, ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये सभी जातियाँ, और उसमें भी कई सारी उपजातियाँ मौजूद हैं। ये सभी आज से नहीं, हजारों साल पहले से हमारे देश में मौजूद हैं। दे हैव क्रिएटेड सोशल डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल। और ये जो जातियाँ और उपजातियाँ हैं, ये क्या करती हैं कि हमारे समाज में एक दूसरे के बीच, लोगों के बीच क्या करती हैं कि सोशल डिफरेंस, सामाजिक विभिन्नता क्या करती है, उत्पन्न करती हैं। यानी कि जाति के आधार पर हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहता है कि हम राजपूत हैं, कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है कि हम हरिजन हैं। तो इस तरह से सभी एक दूसरे से जाति के आधार पर भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर people belonging to
some castes enjoy certain privileges. People of many other castes are still treated unfairly in many places. The Constitution of India, however, asserts clearly the right to equality for all people irrespective of their castes. आप देख सकते हैं कह रहा है while people belonging to some castes enjoy certain privileges. Privilege means विशेषाधिकार, यानी कि विशेष अधिकार। विशेषाधिकार, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार, यानी कि एक खास तरह का अधिकार। लेकिन वाइल पीपल बिलोंगिंग टू सम कास्ट, यानी कि कुछ जाति से संबंध रखने वाले लोगों को कुछ निश्चित, कुछ खास विशेष अधिकार भी प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। People of many other castes are still treated unfairly in many places. और इस विशेष अधिकार की, ये विशेष अधिकार किसको दिया गया है? तो जो लोग, जिस कास्ट के लोग, people of many other castes, अन्य बहुत सारे लोग हैं जो अन्य कास्ट के लोग हैं, are still treated unfairly इन मेनी प्लेसेस। वो क्या करते हैं? दूसरे कास्ट के लोगों के द्वारा लोगों को क्या करते हैं? मतलब अनफेयरली। अनफेयरली मीन्स अन्याय, यानी कि बुरा बर्ताव करना। यानी कुछ जगहों पर जो कुछ लोग क्या करते हैं थे कि जो बहुजन, यानी कि जो अधिक संख्या में जो जाति के लोग होते थे, वो कम संख्या में जिस जाति के लोग होते थे उनको, उनके ऊपर अन्याय करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो ऐसे में जो कम जाति के लोग थे या जो कमज़ोर थे, गरीब थे, उन वर्गों पर जो अन्याय हुआ करता था, उसके लिए सरकार उन्हें, जो कम संख्या में थे या मतलब कमज़ोर वर्ग के थे, उनको सरकार विशेष अधिकार प्रदान की है उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउएवर asserts clearly the right to equality for all people irrespective of their caste। कह कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउएवर, जो भारत का संविधान है, उसमें दावा किया जाता है, उसमें दावा किया गया है क्लियरली द राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का, यानी कि समानता के अधिकार का घोषणा किया गया है, वर्णन किया गया है, उल्लेखन लिखा गया है। फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, जितने सारे इंडिया में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी वर्ग के हो या अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए एक समान अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, हमारे संविधान के द्वारा। तो इसलिए किसी को किसी के साथ बुरा बर्ताव करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विशेषाधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा लोगों को, जो एक दूसरे को रक्षा भी करता है और साथ साथ उस विशेष अधिकार के द्वारा एक दूसरे से हम अलग भी हो जाते हैं। जैसे बहुत कुछ लोग, कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिनके द्वारा जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, या कुछ जनरल लोग हैं जो उन्हें कुछ अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जो अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा
संविधान के द्वारा तो सबको एक दृष्टि से, एक समान दृष्टि से देखा गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम सभी उसके द्वारा हम सभी को एक दूसरे से अलग भी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। दूसरा अगला पॉइंट है आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता मीन्स अर्थ यानी धन संपत्ति के आधार पर भी हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इन इंडिया देयर इज ग्रेट डिस्पैरिटी इन द इनकम लेवल्स ऑफ पीपल। कि इंडिया में बहुत बड़ा असमानता, डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता यानी कि विविधता यानी कि अलग अलग होना। तो हमारे देश में लोगों के आय के आधार पर बहुत बड़ा विविधता है, बहुत बड़ा, एक दूसरे से हम अलग हैं, बहुत हमारे बीच विविधता है। सम पीपल आर एक्सट्रीमली रिच एंड कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल्स। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें, जो बहुत अत्यधिक धनी हैं, अमीर हैं, और वे बहुत महंगे महंगे या एक्सपेंसिव, कीमती यानी कि विलासिता के जीवन वे जी सकते हैं, वो प्राप्त करते सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। वो चाहे अपनी जीवन शैली को, जीवन स्टाइल को, जीने के तरीका को वे बहुत अच्छे तरीक़ा से वो जी सकते हैं। While many are so poor, they can barely manage 2 meals a day। जबकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और वे लोग अपने एक दिन में 2 टाइम के भोजन को भी व्यवस्था कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये जो विविधता है, ये भी बहुत बड़ी विविधता है हमारे देश के अंदर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, बिटवीन दिस 2 एक्सट्रीम्स देयर इज़ द मिडल क्लास which consists of people who are neither too rich nor too poor। इन दोनों के बीच में, यानी कि कुछ लोग तो अत्यधिक अमीर हैं और कुछ लोग अत्यधिक गरीब हैं, दोनों के बीच में मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोग भी हैं। दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मध्यम वर्ग में आते हैं। मध्यम वर्ग मीन्स जो न तो ज़्यादा गरीब है और न ही ज़्यादा अमीर है, यानी कि वे अपनी हर इच्छाओं को, अपने महंगी महंगी वस्तुओं को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे अपने खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों को अच्छे से, अपनी ज़रूरत की चीज़ों, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। उन सभी चीज़ों को अच्छे से वो व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपने भोजन के 2 टाइम के, 3 टाइम के भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो ऐसा मिडिल क्लास के लोगों में नहीं होता है, तो वो बीच में हो जाते हैं दोनों के। तो इस तरह से इंडिया में बहुत बड़ा विविधता, इकोनॉमिक विविधता भी है, आर्थिक विविधता भी है। इन इंडिया इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन पीपल बट आल्सो बिटवीन रीजन्स। करें कि जो इकोनॉमिक विविधता है भारत में, जो आर्थिक विविधता है हमारे देश में, वो केवल लोगों के बीच में ही नहीं है, केवल लोगों के बीच में ही नहीं है, बल्कि रीजन यानी अलग अलग प्रदेश के बीच में भी है, अलग अलग राज्यों में भी है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि बिहार जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, या महाराष्ट्र जो है वे आर्थिक राजधानी के रूप, मुंबई को हम आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं, तो जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात हैं, या बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो हमारे बिहार की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है।
तो इस तरह से अलग अलग जो स्टेट है वो स्टेट लेवल पर या जो क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी हमारे देश में जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है यानी कि आर्थिक विविधता है वो मौजूद है। Thus some states like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka are economically more developed than states like Bihar, Jharkhand, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। जो ये मैं अभी बताई कि जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये आर्थिक रूप से अधिक ज़्यादा विकसित है। किन किन राज्यों से? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से ये, यानी कि जो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों से ज़्यादा विकसित है आर्थिक रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, ये सभी जो स्टेट हैं। तो इस प्रकार से स्टेट लेवल पर यानी रीजन के आधार पर भी क्या है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मौजूद है हमारे इंडिया में। लेट्स एग्जामिन 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड मेघालय, टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री बेटर। हम अपने देश को अच्छे से समझने के लिए, हम अपने देश की विविधता को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ 2 राज्यों के जो राजस्थान और मेघालय हैं इसके जांच करेंगे कि ये किस किस आधार पर, हमारे देश के जो दोनों राज्य हैं वो किस किस आधार पर एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं दोनों राज्यों के बारे में। जो डाइवर्स राजस्थान है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश में राजस्थान है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित थे। जो यहाँ ये जो है क्या है, राजस्थान है, और ये जो है मेघालय है, जो यहाँ तीर का निशान दिया गया है, यहाँ मेघालय है। तो ये दोनों इंडिया में ही है, लेकिन इसका लोकेशन जो है अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या विविधता मौजूद है हम लोग आगे देखेंगे। ये जो है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में जो राजस्थान है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान के बारे में इसमें दिया गया है और इसमें मेघालय के बारे में दिया गया है। तो लोकेशन राजस्थान का लोकेशन कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान जो है इंडिया के वेस्ट में स्थित है, जबकि मेघालय जो है ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत में स्थित है। राजस्थान पश्चिमी भारत में स्थित है यानी कि भारत के पश्चिम में स्थित है, जबकि मेघालय भारत के पूरब में स्थित है। फिजिकल फीचर्स दोनों का यहाँ, फिजिकल फीचर्स यानी कि जो भौगोलिक विशेषता है वो क्या है। तो यहाँ हम राजस्थान का देखते हैं कि मोस्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट, द लैंड इज फ्लैट एंड सैंडी। जो राजस्थान है इसका अधिकांश भाग जो है डिजर्ट है, जो कि थार डिजर्ट के नाम से हम जानते हैं, यानी कि मरुस्थल है। और इसका जो भूभाग है वो कैसा है? फ्लैट है, समतल है और पूरी तरह से बालू से ढका हुआ है। द अरावलीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हियर। और जो राजस्थान का सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो माउंटेन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ठीक है, अब हम मेघालय में देखते हैं कि मेघालय कहाँ है। देयर आर मेनी माउंटेन्स इन मेघालय। मेघालय में बहुत सारे माउंटेन हैं, 1-2 माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन है मेघालय में। ठीक है,
देयर, हाँ यहाँ है, देयर आर मेनी माउंटेन्स इन मेघालय, द गारो, खासी एंड जयंतिया आर सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट वंस। इनमें मेघालय में तो बहुत सारे माउंटेन रेंज है, लेकिन उनमें से जो गारो है, खासी है और जयंतिया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेघालय में जो मौजूद है माउंटेन रेंज, उनमें से ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब हम राजस्थान और मेघालय का क्लाइमेट में डाइवर्सिटी देखते हैं कि ये दोनों की क्लाइमेट में क्या विभिन्नता है। यहाँ तो हम लोग देख लिए कि उसका फिजिकल फीचर में कितना विभिन्नता है। जो राजस्थान है वहाँ का बहुत अधिकांश भूमि जो है बालू से ढका हुआ है, जबकि मेघालय का अधिकांश भूमि जो है क्या है, माउंटेन है। अब यहाँ क्लाइमेट कैसे पाया जाता है, द रीजन रिसीव हार्डली एनी रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअली। जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत मुश्किल से कभी वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि बारिश होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, जो डिजर्ट एरिया है वहाँ पर मुश्किल से बारिश होती है। तो कितना होती है, तो 50 सेंटीमीटर वार्षिक, वर्ष में, साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वहाँ होती है राजस्थान में। जबकि मेघालय में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिसीव मोर देन 1000 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल। जो जबकि मेघालय में क्या होता है कि साल में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है मेघालय में। टू ऑफ द रेनिएस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, मानसीराम एंड चेरापूंजी आर लोकेटेड हियर। विश्व में सबसे ज़्यादा जिन दो स्थानों पर बारिश होती है वो दो स्थान है मानसीराम और चेरापूंजी, और ये दोनों स्थान मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। तो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कैसा पाया जाता है और मेघालय में क्या पाया जाता है, ये हम देखेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो हियर include the acacia, various kinds of cacti, and thorny bushes। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जो राजस्थान है वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है, तो अकासिया और बहुत कई प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं। और उसके सिवाय जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं जैसे बबूल वगैरह होता है, ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पर उगते हैं। अब हम राजस्थान में देखते हैं, द माउंटेन्स ऑफ मेघालय आर कवर्ड विथ डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो माउंटेन है, जो मेघालय है, कहाँ है, माउंटेन पर ही स्थित है। और माउंटेन जो है मेघालय का, वे सालों भर सदाबहार जंगलों से भरा हुआ रहता है, घने सदाबहार जंगलों से हमेशा ढका रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेघालय है वहाँ सालों भर मतलब हरे भरे रहने वाले जंगल से मेघालय भरा रहता है, हमेशा ढका रहता है। जबकि जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे झाड़ी पाए जाते हैं, उगते हैं, और वो भी कांटेदार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीपल, यानी कि यहाँ पर लोगों के बारे में हम देखेंगे। तो मोस्ट पीपल फॉलो हिंदुज़्म, देयर आर सम मुस्लिम्स एंड जैन्स टू। जो राजस्थान है वहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और वहाँ पर कुछ मुस्लिम और कुछ जैन धर्म के मानने वाले लोग भी हैं। ठीक है, लेकिन मेघालय में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो क्रिश्चियनली
क्रिश्चियनली है कि क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेघालय के लोग हैं ये क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो मेघालय है राजस्थान है, वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मुस्लिम यानी कि मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं। लेकिन जो मेघालय है वहाँ पर क्रिश्चियन अधिकांशतः लोग हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका जो आय है वो कैसे होता है। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग आर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो राजस्थान के लोग हैं उनका व्यवसाय क्या है, तो एग्रीकल्चर है, खेती है, और उसके सिवाय पशुपालन है, ठीक है, जो मुख्य कार्य है आय का। एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ कैनल इरिगेशन। यानी कि जो एग्रीकल्चर हैं वे नहरों की सिंचाई पर डिपेंड करता है। वहाँ की जो कृषि है वो मुख्य रूप से नहरों से सिंचाई करके की जाती है। बारिश तो वहाँ पर मुश्किल से कभी होती है, तो नहर में जो वहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो सतलज नदी से, उसी नदी के द्वारा, उसी नहर के में जो पानी आता है सतलज रिवर का, उसी पानी से वहाँ के लोग खेतों की सिंचाई करते हैं और फसल को उगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेघालय में एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मेघालय। और मेघालय में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वे आय का मुख्य साधन है। मुख्य रूप से आय एग्रीकल्चर से ही आता है। फार्मिंग इज मेनली डन ऑन द हिल स्लोप्स विद द हेल्प ऑफ टेरेस कट इनटू द हिल्स साइड्स। जो मेघालय है वहाँ पर लोग कृषि कहाँ करते हैं, तो जो माउंटेन का जो पहाड़ी स्लोप ढलुआ है, जो ढलुआ पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया जो है ढलुआ, उन्हें काट करके और छत नुमा बनाया जाता है। छत यानी कि ढलुआ पहाड़ को काट करके छत के जैसा फ्लैट बना के और फिर उसी पर खेती किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटी। राजस्थान का समाज कैसा है, तो राजस्थानी सोसाइटी इज patriarchal in which the eldest male is the head of the family. This also means that the family lineage is traced through the father. लेकिन राजस्थान का जो समाज है वो भी पिता के आधार पर चलाया जाता है, जो कि परिवार का जो मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं सबसे बड़े, वो घर का हेड यानी कि मालिक होते हैं। जो राजस्थान है पिता के आधार का मतलब कि पैतृक सत्तात्मक, यानी कि पिता के आधार पर वहाँ पर शासन चलाए जाते हैं राजस्थान में। यानी कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, सबसे बड़े लोग होते हैं, जो मेल यानी पुरुष में, वे घर का मालिक होते हैं। जबकि हम देखते हैं और कह रहा है दिस आल्सो मीन्स दैट द फैमिली लाइनेज इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर। यानी कि फादर के बाद जो इस फैमिली में, जो राजस्थान में जो फैमिली परिवार चलाया जाता है, वो क्या होते हैं, तो अपने पिता के बाद फिर उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके बेटे जो होते हैं, जो बड़े, वो फिर उस घर के मालिक यानी हेड होते हैं। इसके बाद है हम देखते हैं मेघालय का क्या स्थिति है। तो मेघालय इज़ वन ऑफ द रेयर इंडियन स्टेट्स
where society follows a matrilineal system। जो मेघालय है ये भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर मातृसत्तात्मक सिस्टम का पालन किया जाता है, मातृसत्तात्मक पद्धति का पालन किया जाता है, यानी कि समाज जो है ये माता के आधार पर चलता है। घर दिस मीन्स दैट फैमिली लाइनेज इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर। इसका मतलब ये है कि मदर यानी कि जो माता है, घर के जो मेघालय में जो औरत होती है सबसे बुजुर्ग, वो घर की मालिक होती है, मालकिन होती है, न कि पुरुष। तो इस तरह से ये जो सोसाइटी के आधार पर भी ये दोनों स्टेट एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फूड एंड ट्रेडिशनल ड्रेस। भोजन और जो पारंपरिक पोशाक है, पहनावा है, उसके आधार पर ये दोनों राज्य एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है। ट्रेडिशनली राजस्थानी फूड इज लार्जली बेस्ड ऑन द मिलेट्स लाइक बाजरा एंड ज्वार। जो राजस्थान का भोजन है वे जो मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार से मुख्य रूप से बना हुआ होता है, उसके आधार उसी से बना हुआ होता है। These crops are what grow best in the arid desert regions। यानी कि जो ये मिलेट्स हैं यानी ज्वार और बाजरा, ये क्रॉप्स यही फसल डिजर्ट में राजस्थान के जो सूखे डिजर्ट प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक उगता है, उगाया जाता है, और फिर उसी का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है अलग अलग आइटम बना करके। ट्रेडिशनली मेन वियर धोतीस, कुर्ता, अंगरखा एंड अ टर्बन। जो राजस्थान के मैन है, आर्मी है, वे लोग क्या करते हैं, पारंपरिक रूप से धोती कुर्ता और गमछा लेते हैं और साथ में सर पर पगड़ी भी बांधते हैं। जबकि वुमेन जो है वे क्या पहनती हैं, तो वुमेन वियर घघरा, लॉन्ग स्कर्ट यानी कि लंबा ये घघरा पहनती है ये कमर में, एंड कांची टॉप और ऊपर में टॉप पहनती हैं, विथ बैंगल्स अप टू देयर शोल्डर्स। और उनका जो हाथ में जो चूड़ी है वे कंधे तक चूड़ी पहनती है, यानी कि हाथ में केहूनी के ऊपर भी वे लोग चूड़ी पहनती है जो राजस्थान की औरत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका पहनावा है। जब अब हम देखते हैं मेघालय में लोग क्या बनाते हैं, खाते हैं, कैसे भोजन खाते करते हैं और कैसा कपड़ा पहनते हैं। डिशेज आर मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड बम्बू शूट्स। जो मेघालय के लोग होते हैं वे मुख्य रूप से बम्बू शूट्स और राइस यानी कि जो बांस के जो शूट्स होता है उससे और चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से भोजन के रूप में करते हैं। The wet climate of the region is ideal for the cultivation of rice and the growth of bamboo। जो हम लोग अभी पढ़े कि जो मेघालय है वहाँ पर साल में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो इसलिए ये हमेशा गीला एरिया होता है, भीगा हुआ एरिया होता है, हमेशा बरसात होता है वहाँ पर। ऐसा भी हम जैसे ऐसा भी लगता है कि वहाँ पर रोज़ दोपहर के बाद बारिश होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बम्बू बहुत अधिक उगता है और साथ साथ धान की भी खेती बहुत अधिक होती है। अ काइंड ऑफ धोती, और उनका जो पहनावा है वो कैसा होता है, अ काइंड ऑफ धोती wears with jackets and turban is the traditional attire for men। जो वहाँ के लोग हैं वो एक प्रकार का धोती पहनते हैं मेघालय के लोग, और weared with जैकेट, ठीक है, और वे जैकेट पहनते हैं ऊपर में, ठीक है। और फिर टर्बन इज़ द ट्रेडिशनल अटायर फॉर मेन, और टर्बन और पगड़ी भी वे अपने सर पर एक तरह के खास तौर का ये पगड़ी भी वे बांधते हैं। वुमेन वियर क्लॉथ रैप्ड अराउंड देयर वेस्ट, और जो वुमेन है
वे बुना हुआ कपड़ा पहनती हैं और कमर में वो लपेटती है। ठीक है। द ब्लाउज इज कवर्ड विथ लॉन्ग ड्रैप्स ऑफ मलबरी सिल्क, और उनका जो ब्लाउज होता है वो रेशमी, जो मलबरी सिल्क होता है, रेशमी होता है, मलबरी रेशम होता है, उस रेशम से उस पर ड्रैप यानी कि कढ़ाई जड़ाई गई होती है, और उनका जो ब्लाउज होता है उस ब्लाउज पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि ये जो है मेघालय की वुमेन है, कैसे कपड़े पहनी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये राजस्थान की औरत है। तो ये ऊपर में टॉप और नीचे में घघरा पहनती हैं लोग, और यहाँ पर ये लोग जो है ये नीचे में कमर में भी पहनती हैं, कपड़ा में एक तरह का कपड़ा होता है जो पहनती हैं, और फिर ऊपर में ये इस तरह के ये लोग रेशम से बने हुए कपड़े को पहनती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, गमछा लेते हैं, और यहाँ तो जेंट्स का नहीं दिखाया है पिक्चर, लेकिन नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि हम लोग अभी तक पढ़े किसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, कि डाइवर्सिटी इंडिया में यानी कि विविधता इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया में बहुत प्रकार की विविधता मौजूद है, हम बहुत तरह से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधता में भी एकता हमारे इंडिया में मौजूद है। हमारा इंडिया जो है, हमारा देश जो है, हम हर तरह से अलग अलग होने के बावजूद भी एक साथ एकजुट होकर के एकता के साथ रहते हैं। तो यहाँ हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधता में एकता भारत में विविधता में एकता, यानी कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, एक साथ एकता के साथ रहते हैं। Despite being such a diverse land, there is a common thread that keeps India united. है कि despite being such a diverse land, यानी कि इतने सारे विभिन्नताएं हमारे इस देश में मौजूद हैं, ठीक है, फिर भी देयर इज अ कॉमन थ्रेड, कुछ सामान्य, यहाँ पर एक सामान्य ऐसे धागे हैं दैट कीप इंडिया यूनाइटेड, जो इंडिया को एक साथ बांध के रखा है, जो इंडिया को एक साथ बांध करके यूनाइटेड यानी कि एक साथ रखा है, एक साथ हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी। इंडियाज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, जो इंडिया, पूरे इंडिया के जो अलग अलग जो रीजन हैं, ये सभी क्या करते हैं कि अपने कॉमन हिस्ट्री, सामान्य रूप से अपने इतिहास को शेयर करते हैं, कि जो उनका हिस्ट्री है उसे भी एक दूसरे से शेयर होता है, एक दूसरे से वे लेन देन करते हैं। एंड शेयर कॉमन वैल्यूज, और वे अपने जो सामान्य जो उनका मूल्य है, वे अपने मूल्य को भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। सिंस कम्युनिकेशन बिटवीन a scattered place was difficult in the past, people of Orissa in East India, for example, like since communication between a scattered place was difficult in the past, यानी कि पास्ट में क्या था, जो कम्युनिकेशन था यानी कि संचार था, एक दूसरे संप्रेषण था, एक दूसरे से बातचीत जो था, ये अलग था, नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था। पीपल ऑफ उड़ीसा इन ईस्ट इंडिया, जैसे कि उस समय क्या होता था कि आने जाने का कोई साधन नहीं था, या हम दूर से किसी से बातचीत करने के लिए भी आज की तरह साधन नहीं था,
तो इस प्रकार से एक दूसरे से वे एक दूसरे से अपनी बातों को वे शेयर नहीं कर पा रहे थे बहुत पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि हैड लिटल आइडिया अबाउट हाउ पीपल ऑफ राजस्थान इन द वेस्ट लिव्ड। है कि यहाँ पर पीपल ऑफ उड़ीसा इन ईस्ट इंडिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ कह रहा है कि जैसे कि जो ईस्ट इंडिया के जो लोग थे वे वेस्ट इंडिया के लोगों से एक अपना कोई भी बात शेयर नहीं कर पा रहे थे, मतलब मुश्किल होता था ज़रा दूरी के लोगों को कोई भी अपनी बातों को शेयर करना। जैसे कि कह रहे हैं कि जो राजस्थान के लोग हैं वे जो उड़ीसा के जो लोग थे वे राजस्थान के लोगों से अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है रीजनल जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो वे मतलब जो बातचीत है वो शेयर करना, अपनी आइडिया को शेयर करना मुश्किल होता था बहुत पास्ट में, बहुत पुराने समय में जब कोई साधन नहीं था। तो बट एज मोड्स आर कम्युनिकेशन इम्प्रूव ओवर टाइम। लेकिन जैसे जैसे जो कम्युनिकेशन का यानी बातचीत करने के जो साधन है वो जैसे जैसे इम्प्रूव करते गए, विकसित होते गए, बढ़ते गए समय के साथ साथ, देयर वाज क्लोज कंटेक्ट एंड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड कल्चर्स। यानी कि जैसे जैसे जब बहुत पुराने समय में जब बातचीत करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे तो उस समय क्या होता था कि ईस्ट इंडिया के बहुत सारे जो सभी जो स्टेट्स थे वो वेस्ट इंडिया के लोगों के साथ अपने आइडिया को शेयर नहीं कर पाते थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी कोई भी आइडिया को, कोई भी विचार देना लेना होता था तो ये मुश्किल होता था। लेकिन जैसे जैसे जो बातचीत करने के जो साधन है वो बढ़ते गए, इम्प्रूव होते गए, वैसे वैसे ये क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ने लगा और इस प्रकार से सभी एक दूसरे के संपर्क में आते गए, एक दूसरे के पास आते गए एंड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। और सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने भी लगे, उनके विश्वास को, उनके परंपरा को और उनके अभ्यास को, सब कुछ अच्छे से लोग एक दूसरे के समझने लगे। Soon people realized that despite superficial differences, they shared a lot in common। रह कि जल्दी ही जब सब कुछ अच्छे से विकसित हो गया समय के साथ साथ, तो लोग क्या किए कि उनको एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस था उस चीज़ों को वे एक दूसरे अच्छे से समझना शुरू कर दिए, वे अच्छे से समझने लगे और फिर दे शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन। और अपनी बातों को एक दूसरे के साथ जो सामान्य बातें होती थी, उनकी जो कॉमन चीज़ें होती थी, वे एक दूसरे से बहुत अधिक मात्रा में फिर वे शेयर करने लगे। द फाइट फॉर फ्रीडम which saw people from all parts of India join the struggle helped unify the Indians। कि द फाइट फॉर फ्रीडम, जब हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय क्या किए, हमारे देश के सभी भागों के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके और स्ट्रगल किए, अंग्रेज़ों से संघर्ष किए और हेल्प यूनिफाई द इंडियंस, और लोगों को एकजुट होने के लिए बहुत सारे मेहनत किए, वे एक दूसरे को का मदद भी किए एकजुट होकर के। और इंडियन भारत के जो जितने लोग थे, सभी देश, हमारे देश के सभी पार्ट में रहने वाले लोग, चाहे इंडिया के ईस्ट में रहने वाले हो या साउथ में, वेस्ट में रहने वाले हो या नॉर्थ में या साउथ में रहने वाले हो, सभी लोग क्या हुए, एकजुट होकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए अपने देश को आज़ाद करने के लिए। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज more
यूनिटरी दैन, क्या लिखा है, फेडरल। कह रहे हैं कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, वे प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार का एक सिस्टम यानी कि एक पद्धति, सबको एक प्रणाली सौंपा, दैट वाज मोर यूनिटरी दैन फेडरल, जो कि ज़्यादा क्या था, एकात्मक था, ज़्यादा संघीय था, जिसमें कि लोग अलग अलग न होकर के एक साथ एकजुट होने के लिए उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। दिस हेल्प्ड टू होल्ड द कंट्री टुगेदर, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबको एक साथ मिलकर रहने के लिए जो बातें कही गई, जिसे हम कहते हैं ये क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, उसमें सभी इंडियन को एक साथ मिल करके रहने के लिए जो संविधान में कही गई है, वो हमारे देश को एक साथ जोड़ करके एक दूसरे के साथ, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ एकता बनाए, एक साथ रहने के लिए रखने में मदद किया। ठीक है, जो संविधान में हमारी लिखी गई है। पैन इंडियन इंस्टीट्यूशन लाइक द इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड द इंडियन administrative service and emblems like the national flag and national anthem also helped in creating a sense of unity among the people, यानी लोगों के बेस, हमारे देश के लोगों के बेस यूनिटी, एकता लाने में बहुत सारे चीज़ मदद किया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी वर्णन की गई कि इंडिया के सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको सभी एक समान हैं। तो ये सभी बातें एक दूसरे को एक साथ किया, और साथ साथ जो इंडियन आर्म जो फोर्सें हैं, संगठन है, या इंडियन जो भारतीय जो प्रशासनिक जो सर्विस है, या जो हमारे देश के जो चिन्ह है, जैसे कि नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये सभी जो हैं एक दूसरे को एक साथ लाने में, एक दूसरे के साथ मिलाने में, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहने में मदद किया। इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही में, बहुत हाल ही में, स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक सिनेमा हैव फर्दर हेल्प्ड ब्रिंग इंडियंस टुगेदर। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो स्पोर्ट्स हैं, यानी कि जो खेल हैं, जैसे क्रिकेट हुआ या हॉकी हुआ, ये या जितने भी इंटरटेनमेंट मनोरंजन के जो साधन हैं, वे सभी, जैसे कि सिनेमा हुआ, ये सभी आगे चल कर के इंडियन को एक साथ रहने, एकजुट होकर के, मतलब एकजुट होने में मदद किया। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेसन सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर यही ख़त्म होता है। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से एक बार न समझ में आए, 2 बार उसको पढ़ करके समझिएगा। यदि आवाज़ अच्छे से न समझ में आए तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। ईयरफोन के द्वारा, ईयरफोन का यूज़ करके आप कोई भी वीडियो देखें, कोई भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, कोई भी वीडियो देखें, तो ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, बाय।